तो मैं जरूर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऑडियो विजुअल के माध्यम से आज आपको बी कीपिंग के बारे में जानकारी दें, और अगर कल के डाउट्स माइंड में रह गए वो कृपया शेयर करने अपने आप कि सर मुझे ये नहीं लगा पता। ठीक है, एक बार डिविजन स्तर के लिए आर्टिस्टिक लर्निंग बनती है। तो पिछले कल हमने अपने जो मधुमक्खी के बॉक्स है, हमारे पास अगर एक बॉक्स है, इस बॉक्स का हमने 2 बॉक्स कैसे बनाने हैं, यानी इसको डिवीजन कैसे करना है, 1 से 2, 2 से 4, धीरे धीरे आपका जो बी कीपिंग में जो बिजनेस बढ़ता है आपका, वो अगर आप बढ़ाएंगे उसको, तभी आपके पास जो आपकी इनकम है, जो इनकम सोर्स है वो बढ़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको डिवीज़न आना चाहिए। उसमें हमने आपको 2 तरीके बताए। एक तरीका तो था कि यहाँ से हमने उसका डिवीज़न करके अगर 8 फ्रेमें हैं, 4 फ्रेमें अप्रॉक्सीमेटली दूसरे खाली डब्बे में डाल दी, और हम वो कम से कम 3 किलोमीटर दूर, हो सके तो 4-6 किलोमीटर दूर या 8-10-15 किलोमीटर दूर, मैक्सिमम आप कितना भी ले जा सकते हैं, लेकिन मिनिमम 3 से 4 किलोमीटर दूर आपको वो ले जाना है। तो एक तो हमारे पास वो तरीका था, वो सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, एक डिवीज़न करने का। लेकिन जो यहाँ पे हमने बताया ना, अगर कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपका घर रोड से बहुत दूर है, हो सकता है आपका घर रोड से 5 किलोमीटर दूर हो, 10 किलोमीटर दूर हो, पैदल बहुत ज़्यादा हो, तो आपको बॉक्स रोड तक लाना, उसके बाद रोड से गाड़ी से कहीं दूर ले जाना, फिर वापस लाना, उस कंडीशन में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ में आपको क्या होता है कि एक जगह पे बैठ के ही आपका डिवीज़न इजीली हो सकता है। उसके बारे में हमने पिछले कल बात की। तो जो सर्दियों के टाइम पे कई बार क्या होता है कि जो मधुमक्खियां हैं, जो झुंड होते हैं, वो बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको मर्ज कैसे करना है, उसको एक कैसे करना है, क्योंकि अगर आपके पास मान लो 2 फ्रेम का एक बॉक्स है, कॉलोनी है। ठीक है, अगर आप उस कॉलोनी को किसी दूसरे बॉक्स के साथ मर्ज नहीं करेंगे तो हो सकता है वो जो 2 फ्रेम की कॉलोनी है आपसे संभाली ना जाए, हो सकता है वो मर जाए ठंड के कारण, उसके पास खाने की कमी हो। खाने की कमी तो चलो आप आर्टिफिशियल डाइट देके कुछ टाइम तक उसको कंट्रोल कर पाएंगे, उसको पालन पोषण उसका कर पाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने के कारण, वहाँ पे जो जनसंख्या उनकी बहुत कम होने के कारण हो सकता है कि वो उतनी हीट जनरेट ना कर पाए। वो अंदर का जो बक्से के अंदर जो मैंने कहा 30 से 35 डिग्री टेम्परेचर वो ऑल टाइम मेंटेन करती है। अगर वो टेम्परेचर मेंटेन नहीं हुआ अंदर, तो उनको फिर दिक्कत हो सकती है, वो वहां पे मर सकते हैं। और ज्यादातर जो छोटी कॉलोनियां हैं इस तरह से ही सर्दी में मरती है। बक्स के बाहर आपको पता है कि पूरे एरिया में यहाँ पे बर्फबारी बहुत ज्यादा होती है, खासकर जो हाइट वाले गाँव है वहां तो बहुत ज्यादा बर्फ आती है। तो उस कंडीशन में वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होने के कारण वो रिस्क में आ सकती है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो छोटी कॉलोनियां है ना, जो 2-3 फ्रेम की है, उनको आप किसी साथ वाले बॉक्स के साथ मर्ज करेंगे। ठीक है, तो ये हम आज सीखेंगे। लेकिन पिछले कल हमने कुछ और भी बातें सीखी थी कि जो मधुमक्खी का जो एक्चुअल बॉक्स होता है, ये देखिए इस तरह से उसमें फ्रेमें लगी होती है। ठीक है, तो ये जो फ्रेमें लगी होती है यहाँ पे, ये हमारी एक मॉडर्न बी कीपिंग, जिसे हम साइंटिफिक बी कीपिंग कहते हैं। ठीक है, एक हमारी होती है ट्रेडिशनल बी कीपिंग, जो कि हमारा पहले ज़माने में अभी भी चलती आ रही है, वो चल भी रही है, अच्छी सक्सेसफुल है। लेकिन इसमें हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा है, इनकी देखभाल करने के लिए आसानी हमें और ज़्यादा हो जाती है। इसमें हम मधुमक्खियों को और तेज़ी से बढ़ा सकते हैं, शहद निकालने में ईजी हो जाता है, इसमें ब्रूड जो बच्चे होते हैं वो नहीं मरते। इसमें जब हम हनी निकालते हैं तो वो कॉम्ब जो होते हैं, जो छत्ते होते हैं, वो वेस्ट नहीं होते, वो ख़राब नहीं होते, वो उनको हम एज इट इज़ जैसे हमने शहद निकाला वापिस यहीं ला के रख सकते हैं। तो जब हमारी ट्रेडिशनल बी कीपिंग तो हमारी खैर सदियों से चली आ रही है, लेकिन जो मॉडर्न बी कीपिंग है वो कब से स्टार्ट हुई? मैंने आपको बताया था कि ये जो बीच में 2 फ्रेमों के बीच में ये जो स्पेस है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये स्पेस होना बहुत जरूरी है। इस स्पेस का जो आविष्कार किया था 1851 में एक लोरेंजो लॉरेन लैंगस्ट्रॉथ नाम के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने इस चीज की खोज की थी। इन बक्सों के बीच की दूरी, ये जो फ्रेमों के बीच की दूरी एक बक्स के अंदर, ये 8 mm होनी जरूरी है, 8 मिलीमीटर। अगर ये 8 मिलीमीटर स्पेस नहीं होगा तो बीच में जो है मधुमक्खियां आपकी चल नहीं पाएगी। ठीक है, अगर बीच में चल नहीं पाएगी तो वो एक छत्ते से दूसरे छत्ते पे काम कैसे करेगी? अगर यहाँ पे, अगर इन दोनों की दूरी अगर 8 mm है, अगर यहाँ पे ये छत्ता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे भी होंगे बहुत सारे, यहाँ पे पोलन भी होगा, यहाँ पे हनी भी होगा, तो वो हनी स्टोर कैसे कर पाएगी, यहाँ पे पोलन स्टोर कैसे कर पाएगी, और यहाँ पे वो अपने बच्चों की देखभाल कैसे कर पाएगी? तो ये बहुत ज़रूरी है कि
जब उन्होंने 1851 में ये एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसके बाद ही हमारी जो साइंटिफिक बी कीपिंग है पॉसिबल हो पाई थी। जब हमारे पास बहुत अच्छा फूलों का सीजन चलता है ना, जैसे यहाँ पे हमारे अगर पहाड़ों में बात करें, कुल्लू मनाली में अगर हम बात करें, यहाँ पे अप्रैल मई जून इन महीनों में सबसे ज़्यादा फूल होते हैं, बहुत ज़्यादा फूल होते हैं। वैसे स्टार्ट तो फरवरी से होते हैं, लेकिन उस टाइम कम कम सरसों के फूल शुरू हो जाते हैं। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे जितने भी पेड़ होते हैं, जितनी भी झाड़ियाँ होते हैं, उनमें से टाइम के अनुसार धीरे धीरे फूल जो है खिलना शुरू हो जाते हैं। तो हमारे जैसे एप्पल के यहाँ पे फूल है तो वो अप्रैल में खिलते हैं, ठीक है। अखनोर वगैरह के जो फूल है वो हमारे लगभग जून के शुरू में खिलते हैं। कई बार मौसम के हिसाब से अगर ठंडा हुआ तो थोड़े लेट खिलते हैं, गर्मी हुई ज़्यादा तो जल्दी खिलते हैं, 10-15 दिन। तो वो चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा जिस टाइम यहाँ पे फूल होते हैं नेचर में, उस टाइम हम सुपर चैम्बर को ऊपर लगा के उसमें हनी स्टोर कर सकते हैं, ताकि आपके पास जो हनी प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा हो। अदरवाइज क्या होता है, अगर आप इस ब्रूड चैम्बर से शहद निकालेंगे ना, पूरी साल में अगर आप 2 बार शहद निकालते हो ना, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 किलो से ज़्यादा शहद मिलेगा ही नहीं, हार्डली। वो भी अगर आप जून के टाइम पे निकालते तो एक ये जो बॉक्स है इसके अंदर से आप 2 से 3 किलो शहद प्राप्त कर पाएंगे। और सर्दियों के टाइम पे जैसे अगर हम अक्टूबर लास्ट में शहद निकालते हैं दूसरी बार, या फिर नवंबर के शुरू हफ्ते में, वो भी मौसम के अकॉर्डिंग है कि आपका जो हनी है कब प्रॉपरली सील्ड हनी हो रहा है। जब आपका सील्ड प्रॉपरली पूरा हनी हो जाता है तो उसी टाइम हम उसकी हार्वेस्टिंग करते हैं। अगर हम ऐसे निकालेंगे ना टॉप कवर ऐसे, और आपने जाली कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे निकालेंगे तो जो सांप है ना सीधे आपके मुंह के ऊपर लपक सकता है, ठीक है। हम कभी भी टॉप कवर ऐसे नहीं निकालते हैं। कोई भी होगा, सांप होगा, बिच्छू होगा, वो उछल के आपके शरीर के साइड को ही आएगा तो वो काट सकता है, इसीलिए हम ऐसे नहीं निकालते। हम जो टॉप कवर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वहां से इसका मुंह निकलना चाहिए ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे। तो ये जो है ना, ये जो ढक्कन है, ये ऐसे शील्ड का काम करना चाहिए आपके लिए। फिर हम बहुत ही प्यार से फ्रेम को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे ऐसे। फ्रेम मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था थ्योरी में कि इधर इन दीवारों में नहीं बजनी चाहिए। अगर बजेगी, जितना झटका आएगा, मधुमक्खियां उतनी अग्रेसिव होगी, और अग्रेसिव होगी तो थोड़ा सा बन जाता है कि काटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको देखेंगे सबसे साइड वाला छत्ता, इसीलिए बहुत छोटा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, इसमें कुछ सील्ड हनी है। ऊपर जो आपको पैक दिख रहा है ना, नीचे कुछ आपको पानी की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी शहद है। ये अनसील्ड है नीचे वाला, और ऊपर वाला सील्ड हनी है। ये आपका छत्ता नंबर 2 है, ठीक है, जो आपका कॉम्ब जिसको हम बोलते हैं। इस साइड भी थोड़ा सा एक जगह से छत्ता टेढ़ा बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे की साइड को है इसमें सील्ड हनी है और नीचे अनसील्ड हनी है, ठीक है। ये हमारा शहद है। जैसे आप सील तोड़ते हैं ना, तो इस तरह से शहद टपकता है। ये देखो जो तेज भाग रही है, जो आगे को भाग रही है मेरी उंगली के नीचे, ये चलती रहती है हमेशा। तो ये वाली क्वीन भी है, ठीक है, ये वाली क्वीन भी है।